Good morning, friends. Welcome back, all of you, in this quiz contest game and learn from game. In this quiz contest program, we are going to discussing some very important question from various section, and it would be very helpful for your income upcoming examination. So let's start. First question on your screen. Which of the following contribute to the oxygen cycle on the earth? Number 1, oxidation of volcanic gases, fixation of N2 by lightning और chemical weathering. ऑक्सीजन साइकिल में कौन मदद करता है? आपके ऑप्शंस है इस प्रकार और इसका सही जवाब बताइए. इसका सही जवाब है डी 1 2 3. ऑल आर राइट एंड हेल्पफुल और कंट्रीब्यूट टू द ऑक्सीजन साइकिल ऑन द अर्थ. The largest receiver of the Earth's oxygen is within the silicate and oxide minerals of the crust and the mantle. Only small portion was being released from oxygen to the biosphere and atmosphere. The main source of atmospheric free oxygen is photosynthesis. The processes that lead to loss of oxygen are aerobic respiration more than 75%, microbial oxidation, combustion of fossil fuel, photochemical oxidation, fixation of N2 by lightning, fixation of N2 by industry, oxidation of volcanic gases, chemical weathering, surface reaction of O3. Next question on the screen. Consider the following statement regarding alpha and beta diversity that are already discussed, but let's see you are remember or not remembered. Alpha diversity is the diversity within an ecosystem which is generally described as a number of species. Beta diversity is the geographic diversity which refers to the total diversity of the region. कौन सा कथन सही है? अल्फा डाइवर्सिटी और बीटा डाइवर्सिटी के बारे में आपको सही जानकारी मिलना चाहिए. ए इज द राइट आंसर. अल्फा इज द डाइवर्सिटी विद इन एन इकोसिस्टम. एक इकोसिस्टम एक पारिस्थितिक तंत्र के अंदर ही जो डाइवर्सिटी होता है विच इज जनरली डिस्क्राइब एज द नंबर ऑफ स्पीसीज, जिससे स्पीसीज की संख्या का जानकारी मिलता है. लेकिन बीटा डाइवर्सिटी इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ द टू डिफरेंट इकोसिस्टम इन द इन्वायरमेंटल ग्रेडियंट्स, जैसे कि माउंटेन एरिया और विद इन ए कोस्टल एरिया. बीटा डाइवर्सिटी शो अस साइज of the change of species from one ecosystem to the another. एक इकोसिस्टम से दूसरे इकोसिस्टम में जाने पर स्पीसीज के साइज में क्या बदलाव आता है, इसकी जानकारी आपको लेना है तो आपको बीटा डाइवर्सिटी अध्ययन पढ़ना पड़ेगा. और गामा डाइवर्सिटी जो होता है वो टोटल डाइवर्सिटी किसी क्षेत्र का बताता है. जैसे कि कोई पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, तालाब है, पोखर है, उसके अंदर जो टोटल डाइवर्सिटी है, द जियोग्राफिक डाइवर्सिटी, इट इज़ द सम ऑफ द अल्फा डाइवर्सिटी ऑफ द वेरियस इकोसिस्टम. सभी इकोसिस्टम के डाइवर्सिटी को आप जब योग कीजिएगा तो आप गामा डाइवर्सिटी समझ सकते हैं. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट सवाना टाइप क्लाइमेट. इट इज ए ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई ईयर राउंड रेनफॉल. विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट. सवाना टाइप सवाना तुल्य जलवायु के बारे में क्या ये कथन सही है कि ये एक ट्रांजिशनल क्लाइमेट दिखाता है, विश्वतीय वन और ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट भी यहाँ होता है. इट इज़ कैरेक्टराइज बाय हाई एंड ईयर राउंड रेनफॉल. सालों भर बारिश होता है क्या? इनकरेक्ट मांगा गया है, इसलिए इसका सही जवाब है बी जो है इनकरेक्ट है, एक सही था. सवाना या सुडान क्लाइमेट is a transitional type of climate found between the equatorial forest and trade wind hot desert. It is confined within the tropics. ये ट्रॉपिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है. इज द बेस्ट डेवलप इन सूडान वेयर ड्राई एंड वेट क्लाइमेट आर द मोस्ट डिस्टिंक्ट. हैंस नेम सूडान क्लाइमेट. इट कवर्स मच ऑफ अफ्रीका, केनिया, नाइजीरिया, जाम्बिया या गैम्बिया, as well as the large area of Australia, South America, Brazil highland and India as well as. Sudan climate is characterized by an alternate
एंड डिस्टिंक्ट हॉट रेनी सीजन फ्रॉम मई टू सितंबर, फिर कूल, फिर ड्राई सीजन अक्टूबर से अप्रैल के बीच में इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड वाइस वर्सा इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दोनों में। फोर्थ क्वेश्चन, कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। स्टेनोथर्मल organism can tolerate and thrive in a wide range of temperature. Freshwater animals cannot live for a long in sea water because of its osmotic problems. कौन सा करेक्ट है? चलिए, ये स्टेनोथर्मल के बारे में जो दिया गया ऑप्शन है वो गलत है, एक काट दीजिए, दो सही है। ये जो ताप शून्य या ताप पे जनित या फिर ताप के प्रति जो सेंसिटिव होते हैं, फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड यूरोथर्मल, बट a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature. Such organism is called stenothermal. ताप के एक छोटे से रेंज में जीने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मनुष्य, जितने भी लोग आते हैं ना, जो टेम्परेचर को बर्दाश्त एक निश्चित सीमा तक ही कर सकते हैं, दैट आर कॉल्ड स्टेनोथर्मल्स। और ताप के जो वाइड रेंज को अपने अनुसार टॉलरेट कर लेते हैं, दे कैन अकोमोडेट इटसेल्फ और देमसेल्फ according to the circumstances, according to the temperature differences or temperature wide range of temperatures, they are called eurothermal. Many freshwater animals cannot live for a long in sea water and vice versa because of the osmotic problems they would face. एक osmotic pressure होता है जो समुद्र के पानी के अंदर या जल वाटर के अंदर होता है, जो उसके अंदर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए और बाहर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए, दोनों के लिए सही है। अगला क्वेश्चन है, हाईली डिग्रेडेड ऑर्गेनिक मैटर रिच इन फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम इन पार्टिकुलर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ द अर्थवॉर्म इज नन एज। क्या है इसको, क्या कहते हैं? जो हाईली डिग्रेडेड हो गया हो, जिसमें फास्फोरस मौजूद, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम बहुत ज़्यादा है, और ये कीड़े, ये जो केचुए के मतलब एक तरह से एक्टिविटी के कारण बना है, कंपोस्ट बेडिंग, ह्यूमस, या फिर वर्म कास्टिंग या बर्मी कंपोस्टिंग। क्या है ये? बर्मी कंपोस्टिंग। चलिए, इसको बर्मी कंपोस्टिंग ही बोलते हैं। बर्मी कंपोस्टिंग इज ए टाइप ऑफ कंपोस्टिंग in which certain species of earthworms are used to enhance the process of organic waste conversion and produce a better end product. It is a mesophilic process utilizing microorganisms and earthworms. Earthworms feeds the organic waste materials and passes it through their digestive system and gives out in a granular form which is known as vermicompost. A wide range of organic residues such as straw, husk, leaves, stalk, weeds, etc. can be converted into the vermicompost. Other potential feedstock of vermicomposting production are livestock waste, poultry litter, dairy waste, food processing wastage, organic fraction of MSW, bagages, digestion digest from the biogas plants, etc. Next question, in the recent years, the credit growth in the banking system is higher than deposit growth. Credit deposit ratio is the ratio of how much a bank lends out to of the deposit it has mobilized. If the credit deposit ratio is too high, it means that bank might not have enough liquidity to cover any unforeseen fund requirement, may affect capital adequacy or asset liability mismatch, which is correct. चलिए, इसमें सबसे पहले तो आपको एक काटना है और 2 और 3 सही करना है, क्योंकि 2 और 3 सही है। इन द रिसेंट ईयर क्रेडिट ग्रोथ इन द बैंकिंग सिस्टम जो है वो लोअर है, बैंक उधार नहीं दे पा रही है या देने में असक्षम है, वो कुछ अपने आप थोड़ा सा बैंक डरी हुई है, ऐसा लग रहा है। वो एनपीए के बढ़ने के डर से और बहुत से फैक्टर्स हैं जिसके कारण डिपॉजिट ज़्यादा है देन दैट द क्रेडिट ग्रोथ। तो क्रेडिट ग्रोथ इज द बैंकिंग सिस्टम इज लोअर देन द डिपॉजिट ग्रोथ।
Weak demand in the market and risk aversion in the banking system have kept credit growth nearly half at the level of the last year. पिछले साल की तुलना में इस साल बैंक का जो क्रेडिट ग्रोथ है वो आधा हो गया है, क्योंकि एक तो डिमांड बहुत मार्केट में बहुत कम है और दूसरा रिस्क इससे बढ़ गया है. डिपॉजिट 12% बढ़ा है कंपेयर टू द 10%, जो पिछले साल 10% था, आज 12% है. क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, जिन्हें हम लोग CD रेशियो कहते हैं, एक रेशियो है जो हाउ मच ए बैंक लीड्स आउट टू द डिपॉजिट इट हैज मोबिलाइज्ड. कितना मतलब बैंक, हाउ मच बैंक लेंड आउट ऑफ द डिपॉजिट इट हैज मोबिलाइज्ड. CD रेशियो हेल्प इन असेसिंग बैंक्स लिक्विडिटी एंड इंडिकेट्स इट्स हेल्थ. इफ द CD रेशियो टू लो, अगर CD रेशियो बहुत कम है, बैंक्स में नॉट अर्निंग एज मच एज दे कुड बी. जितना कमा सकते हैं उतना कमा नहीं पा रहे हैं. If the ratio is too high, it means that bank might have not enough liquidity to cover any unforeseen fund requirement or may affect the capital adequacy and asset liability mismatch. Consider the following question. Number question 2. RBI means risk provision accounts कौन कौन सा है? कंटीजेंसी फंड, करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट जिसको CGRA कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ IRAFS और इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपी सिक्योरिटीज़. कौन कौन सा रिजर्व बैंक का रिस्क प्रोविजन अकाउंट में आता है? चलिए सोचिए. सारों के सारों 1 2 3 4 आते हैं. सेंट्रल बैंक मेन्स जो RBI है वो मेन रिस्क प्रोविजंस अकाउंट और एक तो कंटीजेंसी फंड है, दूसरा करेंसी एंड गोल्ड रिजर्वेशन अकाउंट है, तीसरा इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉरेन सिक्योरिटीज़ एंड इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट रुपीज सिक्योरिटीज़ है. क्वेश्चन नंबर 3. लाफर कर्व इज द रिलेशनशिप बिटवीन. लाफर, ये लेफर वक्र जो है वो किससे संबंधित है? टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट से, टैक्स रेट और टैक्स बायोंसी से, टैक्स रेट टैक्स इलास्टिसिटी से, या टैक्स बायोंसी एंड टैक्स इलास्टिसिटी से. चलिए ये तो हल्का प्रश्न है. देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड टैक्स रेट, यू नो अबाउट दैट. दिस इज रेट in percentage, this is revenue, there is a relationship, ये इसका पिक पॉइंट. जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता है रेवेन्यू वैसे वैसे गिरता चला जाता है और एक निश्चित सीमा के पश्चात जीरो हो जाता है. इन इकोनॉमिक्स लेफर कर्व इलस्ट्रेट द थ्योरेटिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टैक्स रेट्स ऑफ टैक्सेशन and resulting levels of government tax revenue. The shape of the curve is a function of the taxable income elasticity. Taxable income changes in response to a change in the tax rate or rate of taxation. Consider the following question. Number 4. Regarding reserve money. Reserve money consists of vault case in banks and deposit of the commercial banks with RBI. Banks uses this reserve to meet the demand for cash account holders. स्टेटमेंट कौन सा सही है? रिजर्व मनी के बारे में दोनों कथन सतन है, सत्य है. बैंक होल्ड्स ए पार्ट ऑफ मनी पीपुल कीप इन देयर बैंक डिपॉजिट एज रिजर्व मनी एंड लोन आउट द रेस्ट ऑफ द वेरियस इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स. आप बैंक में जाते हैं, बैंक को जमा देते हैं, जमा के आधार पर आपको इंटरेस्ट मिलता है. वो पैसा जो आपने जमा किया बैंक के द्वारा कुछ उसका हिस्सा अपने पास रख कर बाकी इस हिस्से को घुमाया जाता है और इन्वेस्टमेंट किया जाता है. रिजर्व मनी, और जो रिजर्व मनी होता है उसमें 2 थिंग्स होता है, एक वोल्ड केस इन द बैंक एंड दूसरा है डिपॉजिट ऑफ कॉमर्शियल बैंक. और कॉमर्शियल बैंकों का जो डिपॉजिट होता है जो RBI के पास होता है, जिसमें आपको पता होगा CRR. बैंक यूज द रिजर्व टू मीट द डिमांड फॉर केस बाय अकाउंट होल्डर्स. बैंक रिजर्व जो है वो मीट करता है, डिमांड करता है किसका? केस अकाउंट होल्डर्स का.
Consider the following statement about International Financial Corporation (IFC). It is a sister organization of IMF. It is the largest global development institution focused exclusively on the private sector in developing countries. Its goals are to increase sustainable agriculture opportunities, improve health care and education. इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के बारे में कथन। ओके, ये आईएमएफ का सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है या नहीं, ये सोचिए। तो नहीं है, एक काट दीजिए, 2 और 3 ले जाइए आंसर। आईएफसी इज ए सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड बैंक, ना कि आईएमएफ का। IFC is a sister organization of World Bank and member of the World Bank Group. Is the largest global development institution focused exclusively on the private sector in developing countries. प्राइवेट सेक्टर पर अधिकांश फोकस करके निवेश करने वाला जो वर्ल्ड बैंक के 5 शाखाओं में एक शाखा जो है वो IFC है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज़ 2 सेट ऑफ गोल्स द वर्ल्ड टू अचीव बाय 2030। एक्सट्रीम पॉवर्टी को ख़त्म करना है और प्रमोट करना है प्रॉस्पेरिटी एवरी कंट्री। इट ऑफर्स एन एरे ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी financing services and helps the companies face risk exposure while refraining from participating in a management capacity. The corporation also offers advice to the companies on making decisions, evaluating their impact on the environment and society, and being responsible. It advises the government on building infrastructure and partnership to the further support private sector, so on, so on, so on. Next question: Advent of development of which of the following was termed as Neolithic Revolution? नवपाषाण काल का क्रांति कहा जाता है। कौन सा चीज़ का? धातु कर्म को, एग्रीकल्चर को, मेगालिथिक या पेंटेड पोट्री को? आई थिंक यू गॉट द आंसर। इट्स बी इज द राइट आंसर। मेगालिथिक नहीं बल्कि नियोलिथिक। नियोलिथिक रेवोल्यूशन ऑल्सो कॉल्ड द एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। कृषि क्रांति को ही हम लोग नवपाषाण क्रांति कहते हैं। मार्क द ट्रांजिशन इन ह्यूमन हिस्ट्री फॉर स्मॉल नोमैडिक बैंड्स ऑफ द हंटर गेंडर टू द लार्जर एग्रीकल्चर सेटलमेंट एंड अर्ली सिविलाइजेशन। एक तरह से सभ्यता का उदय था वास्तव में कहा जाए तो कृषि क्रांति। एक अस्थायी जीवन क्या होता है ये समझने का एक तरह से जरिया कह सकते हैं। इसने एक तरह से हंटर वाली ज़िंदगी को समाप्त करके अस्थायी जीवनवास को एक तरह से निर्धारित किया। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू द Aithra Brahmana, a doubter has been described as a source of pride. During later Vedic period, gold and silver coins were used to media of exchange, which are incorrect. पहला वाला इनकरेक्ट है, ए इज द राइट आंसर। पुत्र को प्रायोरिटी दिया था। अकॉर्डिंग टू द Aithra Brahman, doubter has been described as a source of misery. Beside Niks of the Rig Veda period, gold and silver coins like Satmana and Krishnala were used to as a media of exchange during the later Vedic period. Question number 3, in the early decades after the permanent settlement, Jamindar regularly failed to pay the revenue to the East India Company. What are the reasons for the failure? The initial revenue demand were high, very high. Prices of agriculture produce were depressed, which made it difficult for the Reds to pay their dues to the Jamindar. The revenue was invariably regardless of the harvest. रेवेन्यू वॉज इनवेरिएबल रिगार्डलेस ऑफ द हार्वेस्ट। फसल हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या ये भी सही था? चलिए, इसका सही जवाब है तीनों का तीनों कथन सही है। इन द अर्ली डिकेड आफ्टर द परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के कुछ समय बाद
Jamindar regularly failed to pay the revenue demand and unpaid balance accumulated. The reason for the failure were various. First, initial demand were बहुत high था. Company pegged the revenue demand high, arguing that burden on Jamindar would gradually decline as agriculture production expanded and prices rose. ऐसा हुआ नहीं. Second, the high demand was imposed in 1790, a time when the prices of the agriculture producers were depressed, making it difficult for the ryots to pay their dues to the Jamindar. Third, revenue was invariable regardless of the harvest and had to be paid punctually. Next question. During the British Raj, the term Amla referred to rich peasant, ऑफिसर ऑफ जमींदार, विलेज हेडमैन, शॉपकीपर. आपने तो इसका जवाब देख लिया है तो इसमें सोचना नहीं है. ऑफिस ऑफ जमींदार को कहते थे अमला. एट द टाइम ऑफ द रेंट कलेक्शन एंड ऑफिस ऑफ जमींदार यूजली द अमला कैम्प्ड अराउंड द विलेज, बट रेंट कलेक्शन वॉज ए पेरेनियल प्रॉब्लम. समटाइम्स हैड हार्वेस्ट एंड लो प्राइसेस मेड पेमेंट ऑफ ड्यूज डिफिकल्ट फॉर द रायट्स. At the other times, riots deliberately delayed payment. Question number 5. Consider the following statement about Indian Council Act 1909. It increased the size of the Legislative Council, both central and provincial. Legislative Council में सदस्यों की संख्या केंद्र और प्रांतों में बढ़ा दी गई थी. For the first time, it provided the association of Indian with the executive council of the viceroy and the governor. It introduced a system of communal representation for the Muslim and Christian. बहुत ही हल्का सवाल हो जाएगा इसके कारण. आई थिंक अगर आप पढ़े होंगे, जी हाँ, आप आराम से इसमें जा सकते हैं 3 को छाटते हुए एक के साथ. देयर इज नो डाउट एट ऑल. देयर इज ए communal representation but for Muslim only, not for the Christian. Indian Council Act 1909, जिसे हम लोग मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं. रिफॉर्म्स तो घटिया नाम है, होना ही नहीं चाहिए था. इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुआ नहीं था. इट इज़ कंसिडरेबली इंक्रीज द साइज एंड ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल. सेंट्रल में और केंद्र में और राज्य में दोनों में लेजिस्लेटिव काउंसिल में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई. इट प्रोवाइडेड फॉर पहली बार इन्होंने एसोसिएशन फॉर इंडियंस with the executive council of the viceroy and governors, introduced a system of communal representation for the Muslim by accepting concept of separate electorate. पृथक निर्वाचन के आधार पर इन्होंने हिंदू और मुसलमान में एक तरह से विभाजन की रेखा खींच दी. अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय द मुस्लिम वोटर्स. और इसके तहत तो आप जानते ही हैं, पृथक निर्वाचन के तहत केवल मुस्लिम के द्वारा चुने जाएंगे. Next question. Consider the following statement regarding Asafoetida. हिंग इसको हिंग भी बोलते हैं हम लोग. Asafoetida और हिंग is a perennial plant that stores most of its nutrients inside its deep fleshy roots. It thrives in the dry and cold desert condition. In India, it is grown extensively in the Himalayan region, mainly in the Ladakh region. इस ऑप्शन को अगर ध्यान से आपने सोचा तो आई थिंक यू गॉट द आंसर. चलिए, इसका सही जवाब पहले डी तो काटिए, 3 काट दीजिए और 1 को ले जाइए उठा के आंसर में, क्योंकि भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है. एसाफोएटिडा और हिंग इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन द मोस्ट इंडियन किचन में इस्तेमाल होने वाला एक हिंग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इंग्रेडिएंट्स माना जाता है. हिंग इज़ नॉट कल्टिवेटेड इन इंडिया. हालांकि ये भारत में नहीं उत्पादित होता है. इंडिया जो है लगभग 600 करोड़ रुपये का मंगमेंट फ्लेवर्ड हर्ब एवरी ईयर खरीदता है. इट इज़ ए पेरेनियल प्लांट. द प्लांट स्टोर मोस्ट ऑफ इट्स न्यूट्रिएंट्स इनसाइड द डीप फ्लशी रूट्स. हिंग इज़ इंडेमिक टू ईरान एंड अफगानिस्तान, द मेन ग्लोबल सप्लायर. हिंग जो है अफगानिस्तान ईरान का इंडेमिक फसल है और इसका उत्पादन यहीं के द्वारा होता है और इसी को सप्लाई करता है पूरे विश्व में. इट थ्राइव्स इन द ड्राई एंड कोल्ड डेजर्ट कंडीशन. Scientists at CSIR Institute of Himalayan Biosphere Biosources, Palampur,
पालमपुर जो है आर ऑन द मिशन टू ग्रो हिंग इन द इंडियन हिमालय. द फर्स्ट सैपलिंग हैज़ बीन रिप्लांटेड इन द हिमाचल प्रदेश Kawaring village in Lahul Valley. Consider the following statement regarding asteroids. Asteroids are rocky objects that orbit the sun. All the asteroids are found in between Mars and Jupiter. Some of the near Earth asteroids are potentially hazardous. कौन सा करेक्ट है? चलिए, इसमें छांटने के लिए आपको दिमाग लगाना सिंपल था. दो तो बिल्कुल ऐसा सही नहीं है कि सभी का सभी बुरे तरह से मार्स और जुपिटर के बीच में घूमते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. एस्ट्रॉइड्स एक रॉकी पत्थर जैसा कोई पदार्थ होता है जो सन की चारों तरफ चक्कर लगाता है. मच स्मॉलर, प्लेनेट की तुलना में छोटा होता है. दे आर कोल्ड माइनर प्लेनेट्स. छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं उसको, क्षुद्र ग्रह नाम से है. एस्टेरॉइड्स आर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस. फर्स्ट, दोज फाउंड इन द मेन एस्टेरॉइड बेल्ट. अधिकांश जो है मास्टर जो मेस और मार्स और जुपिटर के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं. सेकेंड ग्रुप इज दैट ऑफ ट्रोजन्स विच आर द एस्टेरॉइड दैट आर शेयर ऑन ऑर्बिट विथ लार्जर प्लेनेट. नासा रिपोर्ट द प्रेजेंस ऑफ जुपिटर, नेपच्यून एंड मार्स ट्रोजन्स. इन 2011 दे रिपोर्टेड द एन अर्थ ट्रोजन एज वेल एज. पृथ्वी का भी अर्थ ट्रोजन खोजा गया है. Third classification, near Earth asteroid which have orbits that passes close to the Earth, close by the Earth. Those that cross Earth's orbit are called Earth crossers. More than 10,000 asteroid ऐसे हैं, out of which 1400 are classified as a potentially hazardous asteroids. और उसमें से 1400 10,000 में 1400 ऐसे एस्ट्रॉइड है, क्षुद्र ग्रह है जो हमारे पृथ्वी के लिए खतरनाक हो सकते हैं. कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिंग ऑफ फायर. रिंग ऑफ फायर इज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक या फिर मूवमेंट एंड कोलिजन ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स. अबाउट 90% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक occur along the ring of fire. This region is also prone to high volcanism. दिए गए सारे कथन बहुत ही आसान है रिंग ऑफ फायर के बारे में और मेरे ख्याल से इसका आंसर डी है. ऑल द स्टेटमेंट अबाउट रिंग ऑफ फायर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. रिंग ऑफ फायर ऑल्सो नोन एज rim of fire or circumpolar belt is a major area in the basin of the Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur. The ring of fire is a direct result of plate tectonic, the movement and the collision of lithospheric plates, especially the subduction in the northern portion. It is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arc, and volcanic belts and belt plate movements. It has more than 75% of the world's active and dormant volcanoes. 90% of the world earthquakes are about 81% of the world's largest earthquakes occur along the ring of fire. Which of the following statement best describes the doldrums? डोलड्रम्स के बारे में बताइए. हाई प्रेशर एरिया है इन ए सब ट्रॉपिकल रीजन वेयर वेस्टर्लीज ओरिजिनेटेड, जहाँ से वेस्टर्लीज पैदा होता है, पछुआ पवन. बेल्ट ऑफ अ काम रीजन इन इक्वेटोरियल रीजन वेयर प्रिवेलिंग ट्रेड विंड्स, जहाँ पर आके व्यापारिक पवनें मिलती है. ट्रॉपिकल रीजन है इंडियन ओशियन में वेयर साइक्लोन ऑफन ओरिजिनेट. और फ्रिज जोन है of the earth ka where there is a little atmospheric circulation, which are correct. I think this is the simple question about about that is so B is the right answer. एक काम शांत क्षेत्र को हम लोग डोलड्रम बोलते हैं और जहाँ पर आके ट्रेड विंड्स मिलती है 30 डिग्री के आसपास, 35 डिग्री आसपास जो बोल सकते हैं आप. Doldrum are called equatorial calms, equatorial region of the light ocean currents and winds within the मैंने डोल्ड्रम वो मैंने हॉर्स लैटिट्यूड के बारे में बक दिया था गलती से, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए. डोल्ड्रम्स जो है वो
इक्वेटोरियल बेल्ट में है, मतलब 0 से 5 डिग्री के जो अक्षांश होते हैं उत्तर दक्षिण, उसी को बोलते हैं, जहाँ पर जो पछुआ पवन, जहाँ पर जो ट्रेड विंड्स होती है, व्यापारिक पवनें, वो आके आपस में मिलती है और उसी के आगे प्रोसीड करने के बाद जो सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण उनका ऑसिलेशन होते रहता है और उसका विस्तार भी होते रहता है। तो आप समझ सकते हैं डोलड्रम्स के बारे में। और ये शांत क्षेत्र होता है, चूँकि विषुवतीय जो पवनें होती है वो संवहनी करंट के में ऊपर उठती है, तो वहाँ पर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। ओके, बात करें तो बेल्ट कन्वर्जिंग विंड्स एंड राइजिंग एयर सर्कुलेशन अर्थ नियर द इक्वेटर, द नॉर्थ ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मीट देयर, दिस मीटिंग causes upper lift and often produces clusters of convection thunderstorm. They occur along the equator in the Indian and Western Pacific and slightly north of the equator of the African and Central American west coast. Consider the following statement regarding fold mountains. Fold mountains are created when large area are broken and displaced vertically. They are least likely to have conical peaks. फोल्ड माउंटेन के बारे में करेक्ट बताना है आपको। चलिए, दोनों कथन इसमें से सही नहीं है। फोल्ड माउंटेन्स आर क्रिएटेड वेयर द टू और मोर अर्थ टेक्टोनिक प्लेट्स आर पुश्ड टुगेदर। एक दूसरे को जब दो पर्वतें, दो चट्टानें, टेक्टोनिक प्लेट आपस में धक्का देते हैं, तब जाके फोल्ड माउंटेन बनता है। एट दिस कोलाइडिंग, जहाँ पर कोलाइड होता है, कंप्रेसिंग बाउंड्रीज का निर्माण होता है, रॉक्स एंड डेब्रीज आर रैप्ड, चुकनाचूर हो जाता है, एंड फोल्डेड इनटू द रॉकी आउटक्रॉप्स, हिल्स, माउंटेन्स एंड इंटायर माउंटेन्स रेंज। द हिमालयन माउंटेन्स एंड अल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। जो हिमालय का निर्माण हुआ टेक्टोनिक प्लेट के टक्कर से हुआ है। जब आपको पता होगा यूरेशियन प्लेट का यूरेशियन प्लेट का जब टकरा हुआ था, ठीक है, एशियन प्लेट से, तब तो ये हिमालय का निर्माण हुआ था। अपलेचियन इन द नॉर्थर्न अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन्स इन द रसिया हैव a rounded feature of the low elevation. They are old fold mountains. Block mountains are created by the when large area are broken and displaced. अगर ये बात ब्लॉक माउंटेन्स के लिए होती तो उसमें क्या होता है कि ये तब बनता है जब लार्ज एरिया जो होता टूट जाता है और वर्टिकली रूप से डिस्प्लेस हो जाता है, तो वहाँ पर एक गड्ढा क्लियर हो जाता है, उससे ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक, दैट्स कॉल्ड ब्लॉक माउंटेन्स। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट्स एज वायोलेटिंग एज फंडामेंटल राइट एंड हैंस कैन बी डिक्लेयर्ड एज वॉइड। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या चैलेंज किया जा सकता है? परमानेंट लॉ एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, ऑर्डिनेंस इशू बाय द प्रेसिडेंट, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स बाय लॉ, रूल, रेगुलेशन और नोटिफिकेशन। कौन सा कथन सही है जिसे आप फंडामेंटल राइट के तहत वायोलेटिंग मानते हुए इसे घसीट सकते हैं कोर्ट में? सभी के सभी आप घसीट सकते हैं। अगर किसी भी संविधान के उल्लंघन कर रहा हो, आपके मौलिक अधिकार का हनन कर रहा हो, तो सबको घसीट लीजिए आप। नॉट ओनली ए लेजिस्लेटर, ना केवल विधायक या विधेयक या बिल और या फिर कोई अधिनियम, but any of the following can be challenged in the courts as violating a fundamental right and hence can be declared as a void. Permanent law enacted by the parliament or the state legislature, temporary law like ordinance जो कि राष्ट्रपति या गवर्नर के द्वारा इशू किया जाता है, statutory instrument in the nature of delegated legislation executive order से आ जाता है, like by law द्वारा, रूल द्वारा, रेगुलेशन द्वारा, नोटिफिकेशन के द्वारा। नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेस ऑफ लॉ, दैट इज कस्टम है, यूजेज हैविंग ऑफ लॉ, फोर्स ऑफ लॉ। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन केशवानंदन भारती केस 1973 दैट a constitutional amendment can be challenged on the ground that it violates a fundamental right। अगर संविधान में संशोधन किया गया हो और वो अगर हमारे नागरिक अधिकार, फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, दैट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो, दैट कुड बी चैलेंज्ड और डिक्लेयर्ड एज ए नल एंड वॉइड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 42वां संविधान संशोधन 1976 ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच ऑफ द फ्लोइंग सब्जेक्ट टू कंकरेंट लिस्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। राज्य सूची से हटाकर उसको स्थानांतरित कर दिया गया समवर्ती सूची में। कौन कौन से? एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
चलिए, इसका सही जवाब है 1, 2 और 4। एजुकेशन था, प्रोटेक्शन ऑफ ये था, और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस था, ना कि इकोनॉमिक प्लानिंग था, ऐसा कुछ नहीं था। 42वां अमेंडमेंट 1976 में किया गया। 5 सब्जेक्ट थे जिसे कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची में डाल दिया गया। कहाँ से? राज्य सूची से उठाकर। वो था शिक्षा, जंगल, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ऑल कोर्ट्स एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। कंसिडर द फ्लोइंग क्वेश्चन। कंसिडर द फ्लोइंग इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सब्जेक्ट दैट दे डील विथ। नंबर 4 क्वेश्चन इसमें दिया कि पार्ट 4 फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है क्या? पार्ट 5 स्टेट्स के बारे में, पार्ट 9 रिलेशंस बिटवीन द यूनियन स्टेट्स। कौन सा करेक्ट है? इसमें तो बहुत इजी हो गया, आपको पता होगा। 5 में तो फंडामेंटल राइट रहा है ही नहीं। एक खत्म, एक खत्म, एक खत्म। यू गॉट द आंसर। बी इज द राइट एब्सोल्युटली आंसर। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से 35 में है। पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 में है। पार्ट 5 यूनियन गवर्नमेंट के बारे में चर्चा है 52 से 151 में आर्टिकल में। और पार्ट 6 स्टेट्स आर्टिकल के बारे में चर्चा किया गया 152 से 137 में, 237 में। और पार्ट 9 रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट आर्टिकल 245 से 263 में जिक्र किया गया है। केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है वो भी कैसे होगा, इसका जिक्र किया गया। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। राज्यसभा रिप्रेजेंट बोथ द स्टेट्स एंड यूटी ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन। Representatives of states in Rajya Sabha are elected by the members of the state legislative assembly and councils. I think बहुत ही सिंपल सवाल है। कौन सा करेक्ट मांगा गया है? तो आप बताइए कौन सा करेक्ट है। जी हाँ, इसका केवल एक करेक्ट है, 2 तो गलत ही है। राज्यसभा इज द अपर हाउस ऑफ द अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। फॉर्मर राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स एंड यूटी of the union, Indian Union, while the latter represent the people of India as a whole. The representatives of the state in the Rajya Sabha are elected by the elected members of the state legislative assembly. Only state legislative assembly, विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है, वो भी गुप्त मतदान के द्वारा या खुला मतदान के द्वारा। ये बताइए हमको अपने कमेंट सेक्शन में। इलेक्टेड इज held in accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote. एकल संक्रमण प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा ये मतदान की क्रिया होती है। राज्यसभा का चुनाव क्या सीक्रेट बैलेट से होता है या नहीं, ये हमको आपको लिख के भेजना है। कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। ए पर्सन शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही और सी हैज़ वॉलंटरी acquired the citizenship of any foreign state. Equally for equal work for men and women is one of the element feature of the fundamental right. Constituent Assembly States Committee was chaired by the Jawaharlal Nehru. कौन सा कथन सही है? चलिए, इसका सही जवाब है 1 और 3। 2 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एंड मेन एंड वुमेन इज नॉट ए फीचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मेन एंड वुमेन इज अ एलिमेंट ऑफ DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इंक्लूड, GDP में कौन कौन सा आता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइडेड बाय NRI, जो विदेशियों के जो भारत के बाहर रह रहे हैं लेकिन भारतीय हैं, उनके द्वारा जो पैसा भेजा जाता है जिसको हम लोग रेमिटेंस बोलते हैं, क्या वो शामिल होगा GDP में? ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, कौन सा कथन सही है? बहुत ही आसान प्रश्न है और ध्यान देके आपको सोचना है कि GDP में कौन सा सही है। चलिए, दिस सिंपल क्वेश्चन है, केवल और केवल बी होगा। NRI वाला डिपॉजिट तो वो तो GNP में आता है।
जीडीपी जो होता है घरेलू सीमा के अंदर एक वर्ष के दरमियान उत्पादित सभी वस्तु और जो उसका अंतिम मूल्य होता है उसको जोड़कर जो कुछ मिलता है विद इन एन कंट्री। कोई फर्क नहीं पड़ता है इसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है, कौन इसके लिए उत्पादन करता है। लेकिन अगर बात हो भारतीयों के द्वारा उत्पादित तो ये जीएनपी होगा। इंडियन नेशनल लिविंग अबोर्ड डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज जीडीपी, दे डू हाउ एवर कंट्रीब्यूट टू द इंडियाज जीएनपी, बट द ग्रोस कैपिटल इन्वेस्टमेंट GCI made during the financial year directly accounts a part of GDP since it creates infrastructure which has economic value. Hard currency is usually preferred because it is seen as a politically and economically stable होता है, widely accepted होता है पूरे विश्व में एज अ पेमेंट मोड के रूप में, सर्विस मोड के रूप में। इट इज़ लाइकली टू डेप्रिसिएट और अप्रिसिएट सडनली। क्या इसमें अचानक उतार चढ़ाव, अप्रिसिएशन डिप्रिसिएशन होता है या नहीं होता है? नहीं होता है। क्या ऐसा सही है क्या? चलिए, ये तो बहुत ही सरल का सवाल है और 1 2 3 इसका तीनों सही सही है। उसको ही हम लोग हार्ड करेंसी बोलते हैं। हार्ड करेंसी का मतलब होता है एक ऐसा पैसा, एक ऐसा मनी दैट इज इशू बाय ए नेशन एंड सीन एज ए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली स्टेबल। किसी राजनीतिक और इकोनॉमिकली रूप से मौजूद देश अगर उसको जारी करता है तो वो हार्ड करेंसी की कैटेगरी में आता है। हार्ड करेंसी आर वाइडली एक्सेप्टेड अराउंड द वर्ल्ड एज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मे बी प्रेफर्ड ओवर द डोमेस्टिक करेंसी। ये घरेलू मुद्रा की तुलना में इसको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है और कहीं भी इसको स्वीकार लिया जाता है। हार्ड करेंसी इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन रिलेटिवली स्टेबल थ्रू शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। छोटे समय में ये जल्दी इसमें वोलेटाइल नेचर का नहीं होता है, मतलब जल्दी से इसका फ्लक्चुएशन नहीं होता है। एंड हाईली लिक्विड इन द फॉरेक्स और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द मोस्ट ट्रेडेबल करेंसी इन द वर्ल्ड जिसको आप जानते हैं यूएस डॉलर है, उसके बाद यूरोपियन यूरो है, जापानीज येन है, ब्रिटिश पाउंड है, स्विस फ्रैंक है, कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। All of the currency have to be have the confidence of the international investor and businesses because they are not generally prone to dramatic depreciation or appreciation। इसमें बहुत ज़्यादा उछाल, बहुत ज़्यादा गिरावट ऐसा नहीं देखा जाता जनरली। डिपॉजिट, अगला क्वेश्चन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपॉजिट। कौन कौन से बैंकों के को इंश्योरेंस करता है? ये DICGC 5 लाख है अभी वर्तमान में। लोकल एरिया बैंक को होगा, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंटर बैंक डिपॉजिट और रीजनल रूरल बैंक। चलिए, आपको रीजनल रूरल बैंक दे के आपको आसान कर दिया गया है। आई थिंक यू गॉट द आंसर। चलिए, इसमें इंटर बैंक डिपॉजिट जो है वो नहीं होगा। 4 खत्म, 4 खत्म और 1 3 5 और इसमें 2 भी सही है। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी और आता है, पेमेंट बैंक भी इसके तहत में आते हैं। कौन कौन से इंश्योर्ड है? पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। द DICGC इंश्योर्स ऑल डिपॉजिट सच एज सेविंग हो, फिक्स्ड हो, करेंट हो, रिकरिंग हो, etc डिपॉजिट एक्सेप्ट द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डिपॉजिट। कुछ ऐसे डिपॉजिट है जिसको इंश्योर नहीं किया जाता, जैसे डिपॉजिट ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट के द्वारा हो जाए, डिपॉजिट ऑफ सेंटर हो या स्टेट के द्वारा डिपॉजिट किया गया पैसा हो, इंटर बैंक डिपॉजिट हो रहा हो, डिपॉजिट ऑफ स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हो, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो। विद द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सिर्फ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक नहीं, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द डिपॉजिट ऑफ स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स। एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट एंड डिपॉजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया, जो भारत के बाहर हो रहा हो। Any amount which has been specifically exempted by the corporation with the previous approval of Reserve Bank of India. Consider the following statement regarding Consumer Price Index, Industrial Worker CPI-IW के बारे में बताइए। Industrial Worker CPI Industrial Worker is primarily used to regulate the dear allowances of the government employees and the worker in the industrial sector. It is also used as the determination and revision of minimum wages in scheduled employments. The base year for the CPI-W is 2016.
चलिए, इसका आंसर तो सब सही है, डी इज़ द राइट आंसर। ABCD all are correct statement. The government recently launched a new series of consumer price index industrial worker, changing the base year 2016 से उसको कर दिया गया है 2001 को हटाकर। CPI IW is primarily used to regulate dear allowances of the government employees. सरकार के विभिन्न हिस्सों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी का जो डियर अलाउंसेस होता है वो इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। एंड द वर्कर्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो भी है उनके लिए भी इट इज़ ऑल्सो यूज इन द डिटर्मिनेशन एंड रिवीजन फॉर द मिनिमम वेज क्या होना चाहिए इन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में कुछ। द न्यू सीरीज इज मोर रिप्रेजेंटेटिव इन कैरेक्टर एंड रिफ्लेक्ट्स द लेटेस्ट कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर। लेबर ब्यूरो जो कि एक यूनिट है लेबर मिनिस्ट्री का, हैज़ बिन कंपाइलिंग एंड रिलीजिंग CPI IW। याद रखिएगा, इसको CSO नहीं निकालता है, लेबर ब्यूरो द्वारा इसको निकाला जाता है प्रति महीना। द बेस ईयर फॉर द इन्फ्लेशन gauges is typically changed for time to time, capture the complex churning in the economic. Question number 5, consider the following statement regarding yield curve. yield curve के बारे में पूछा गया है। yield curve is a graph showing the relationship between the interest rates earned on lending money for the different duration. yield curve turns positive when near term treasuries yield more than their long term counterparts. कौन सा इनकरेक्ट है? इसमें बी इनकरेक्ट है। द यील्ड कर्व इज अ ग्राफ शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरेस्ट रेट अर्न ऑन लेंडिंग मनी फॉर द डिफरेंट ड्यूरेशन। अलग अलग समय अंतराल में जो लेंडिंग दिया गया, जो उधार पैसा होता है उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है उसमें कितना कमाया जाता है, यील्डिंग बोलते हैं उसको हम लोग, उसमें रिलेशनशिप होता है। तो नॉर्मली देखा गया है समवन हु लेंड टू द गवर्नमेंट और कॉर्पोरेशन फॉर 1 ईयर और बाइंग ए 1 ईयर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड, आप 1 साल का कॉर्पोरेट बॉन्ड खरीदते हैं सरकार से या कॉर्पोरेशन से, वुड एक्सेप्ट ए ग्रेटर लोअर इंटरेस्ट, उसमें गेट लोअर इंटरेस्ट मिलता है देन दैट ऑफ द सम हु लैंड फॉर द 5 ईयर्स और 10 ईयर्स। जो लंबे समय के लिए आपको अगर आपने बॉन्ड में निवेश करें तो उसमें आपको जो होगा वो ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो यील्ड कर्व उसमें लोअर होगा। सीधा सी बात है, इंटरेस्ट रेट और यील्ड कर्व में अपोजिट रिलेशनशिप होता है। रिसेंटली इन US 10 ईयर बॉन्ड रेट हैड फॉलोन to the point at which the 10 year rate was below the 2 year rate। मतलब ऐसा देखा गया कि 2 ईयर रेट से भी नीचे चला गया, जबकि ये ऑपोजिट होता, मतलब ऐसा होता नहीं है ये, जस्ट मतलब सो द यील्ड कर्व वाज इन्वर्टेड हो गया यहाँ पर। द यील्ड कर्व टर्न्स नेगेटिव व्हेन नियर टर्म ट्रेजरी यील्ड मोर देन देयर लॉन्ग टर्म काउंटर पार्ट्स। सीधी सी बात है, अगर लंबे समय के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट तो ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा जस्ट अपोजिट हो जाए तो इसको टर्न हो जाता है, ये यील्ड कर्व अपोजिट हो जाता है। Okay, that's all for today. In this video we discussed most of the important questions. आप इस प्रश्न को देखिए, ध्यान से सुनिए और मेरे उत्तर देने के पहले आप उत्तर देने की कोशिश कीजिए। Definitely it will be very helpful for your coming examination. Thanks a lot for watching this video. If you love this video and you think it should be shared, please share it and subscribe my channels. Thanks a lot for watching this video once again. Goodbye.